दुनिया के हर एक रीजन में, दुनिया के हर एक हिस्से में जो बर्थ ऑफ द चाइल्ड होता है दैट इज एसोसिएटेड एंड अट्रीब्यूटेड टू द मदर, फीमेल वुमेन, और इसीलिए उनकी सोसाइटी के अंदर में एक रिस्पेक्टेबल पूजनीय जो स्थान है वो उनको दिया जाता है ना। पर अगर मैं आपसे ऐसा कहूं कि जो ये प्रेगनेंसी का इवेंट है दैट कैन ऑल्सो बी एसोसिएटेड विद मेल्स, मेल प्रेगनेंसी, तो आप थोड़े से सरप्राइज हो गए, है ना। आप कहोगे क्या इसका बायोलॉजिकल आधार है, आप पूछोगे कि बायोलॉजिकल है या फिर अब एंथ्रोपोलॉजी पढ़ ले तो मोस्ट ऑफ द कंसेप्ट की तरह ये भी कल्चरल बेसिस को रखता है। तो इसी कंसेप्ट का आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एंथ्रोपोलॉजी एट फिंगर टिप्स के थर्ड लेक्चर में। मैं उत्कर्ष सिंह, आपका एंथ्रोपोलॉजी फैकल्टी। यहाँ पर आज बात करूंगा द कंसेप्ट ऑफ कोवैट के ऊपर। अब कोवैट क्या है? कोवैट को दो टर्म्स में देखा जाता है, दो टर्म्स में कोवैट को हम यहाँ पर पढ़ रहे होते हैं और दोनों को आपको डिस्टिंग्विश भी करना है, दोनों को कंफ्यूज नहीं करना है। कोवैट एज अ सिंड्रोम इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंड सोशियोलॉजिस्ट रीड अबाउट द कोवैट एज अ कस्टम एंड बिहेवियर। यानी कि जब हम कोवैट सिंड्रोम की बात कर रहे हैं तो इट फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ सर्टेन साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स, सर्टेन कल्चरल बाउंड सिंड्रोम के तौर पे भी इसका असेसमेंट किया है मल्टीपल टाइम्स मेडिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने भी, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने भी। जहां पर मेल जो होता है एज अ पेशेंट रिपोर्ट कर रहा है कि ड्यूरिंग द इवेंट ऑफ द वाइफ्स प्रेगनेंसी ही इज ऑल्सो एक्सपीरियंसिंग द सेम सिम्टम्स विच आर कैरेक्टराइज्ड बाय द इवेंट ऑफ प्रेगनेंसी इन द प्री पार्चुरेशन पीरियड एंड द पोस्ट पार्चुरेशन पीरियड। जन्म से पूर्व, जन्म के बाद विमेन के बीच में बर्थ रिलेटेड, डिलीवरी रिलेटेड जो सिम्टम्स होते हैं उसको मेल एक्सपीरियंस कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मॉर्निंग सिकनेस, फॉर एग्जाम्पल डिजीनेस जो आपको देखने को मिले, फॉर एग्जाम्पल सोरनेस जो आपको देखने को मिल रही, तो मेल उसको रिपोर्ट कर रहे हैं। अब इसका कोई बायोलॉजिकल आधार तो हो नहीं सकता, बायोलॉजिकली मेल तो वहां पर प्रेग्नेंट तो हो नहीं सकता है ना। लेकिन क्या देखा गया है कि ये सारी चीज जो होती है यूजुअली एंथ्रोपोलॉजिस्ट मानते थे कि साइकोसोमैटिक है। साइकोसोमैटिक क्या? यूजुअली कोई बीमारी है, कोई डिसऑर्डर है तो उसका एक सोमैटिक यानी कि फिजिकल बेसिस हो सकता है ना। जिस तरीके से आपको कोई मलेरिया, चिकनगुनिया, इस तरीके की बीमारियां हो रही है, या फिर हो सकता है उसका एक कॉग्निटिव या साइकोलॉजिकल बेसिस हो, कोई मेंटल डिसऑर्डर की तरफ पे। बट साइकोसोमैटिक इन दोनों का एक परस्पर संबंध दिखाता है जहां पर दोनों के बीच में एक इंटरेस्टिंग ट्रेजेक्ट्री फॉर्म होते हुए आपको देखने को मिल रही है। यानी कि अगर आपका कोई मेंटल सिंड्रोम है, साइकोलॉजिकल सिंड्रोम है, उसका इफेक्ट आपकी बॉडी के ऊपर भी पड़ रहा है, यानी कि फिजिकल सिम्टम्स भी दिखाई दे रहे हैं, फिजिकल सिम्टम्स भी दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे डिसऑर्डर्स को हम यूजुअली साइकोसोमैटिक कहते हैं। तो एंथ्रोपोलॉजिकल लिटरेचर में यूजुअली कोवैट के सिंड्रोम को साइकोसोमैटिक माना गया है या कल्चरल बाउंड माना गया। कल्चरल बाउंड आई होप आपको पता होगा, मल्टीपल टाइम हमने अपने लेक्चर्स में डिस्कस किया है। कई ऐसे सिंड्रोम है जिनका एसोसिएशन एक पर्टिकुलर कल्चर के साथ दिखाया जाता है। और आप सोचोगे, अगर आपको एक कंसेप्ट नहीं पता है तो आप सोचोगे कि किसी कल्चर के साथ एक बीमारी का रिश्ता कैसे हो सकता है ना। बीमारी है तो उसके जो फैक्टर्स होंगे, जहां जहां पे वो फैक्टर जाएंगे, जहां पे वो पैथोजेंस जाएंगे, वहां पे वो बीमारी फैलेगी। कल्चर कैसे रिस्पॉन्सिबल हो सकता है किसी बीमारी के प्रिवलेंस के लिए? बट कल्चर बाउंड सिंड्रोम, आजकल तो ये टर्म यूज नहीं होता, एंथ्रोपोलॉजिकल लिटरेचर में काफी टैबू माना गया है। इसकी जगह पर हम एथनिक टर्मिनोलॉजीज का वहां पर यूज कर रहे हैं, है ना। बट इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है कोवैट सिंड्रोम की, ये कल्चर बाउंड सिंड्रोम के तौर पे भी देखी जाती है ना। अब कुछ रिसर्चेस भी हुई हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ साइकोसोमैटिक या फिर एक फीलिंग है, परसेप्शन है जो कि असली में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इसके कुछ बायोलॉजिकल डायमेंशंस को भी देखा गया है ना। कई बार देखा गया कि जब वाइफ प्रेग्नेंट है और इन द इवेंट जहां पर मेल जो है वो फादर बनने वाला है, तो उसके अंदर में ग्रेजुअल डिक्रीज आपको कॉर्टिसोल्स और टेस्टोस्टेरोन जो कि प्राइमरी मेल सेक्स हार्मोन है उसमें आपको देखने को मिल रहा होता है, उसमें आपको देखने को मिल रहा है। एंड कई तरीके के और हार्मोन हैं जिनका एक अननेचुरल राइज देखने को मिलता है, यानी कि समानता जितनी उनकी फ्री मात्रा नहीं होती है उससे ज्यादा उनका एक आपको अपराइज देखने को मिलता है। तो एक बायोलॉजिकल बेसिस भी। बट वी आर नॉट हियर टू डिस्कस अबाउट द कोवैट एज अ सिंड्रोम। हम उसको एक सिंड्रोम की तरह नहीं डिस्कस करने आए, हम उसको एज अ बिहेवियर, एज अ रिचुअल, एज अ प्रैक्टिस डिस्कस करने आए, जो कि सोशियोलॉजिकल और सोशल एंथ्रोपोलॉजिकल कल्चरल अंडरस्टैंडिंग को बताता है ना। सोशियोलॉजी में आप इसको किनशिप बिहेवियर के तौर पे देखते हो और सोशल और कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी इसको बहुत सारे अपने लिटरेचर के अंदर में कोट किए हुए, मल्टीपल आर्टिकल्स भी इसके ऊपर आते रहते हैं कि इज देयर एनी फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ द कोवैट एंड द ऑनसेट ऑफ द पैटर्नल केयर, है ना। अब बात ये उठती है कि इसका ओरिजिन कहां हुआ। ओरिजिन को जानने से पहले आप इसके एटिमोलॉजिकल यानी कि इसके शब्द की हिस्ट्री क्या है वो समझ लीजिए। तो दिस टर्म कोवैट इज बिलीव टू हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड कूवर, जिसका मतलब क्या होता है? ब्रूड, ब्रूड, ठीक है। इंक्यूबेंट, इंक्यूबेट, है ना। ये दो टर्म है जिसके साथ इसका एसोसिएशन, इंक्यूबेट और ब्रूड के साथ इसका एसोसिएशन जोड़ा गया है। अब इसका जिक्र कहां होता है? इसका जिक्र आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा 3rd सेंचुरी बीसी के एक ग्रीक ऑथर हैं जिनको आप बेसिकली यहां पर राइट में आप देख रहे हो,
राइट में आप देख रहे हो, ठीक है। और इनके बीच में मतलब इनका नाम यहां पर हम लिख देते हैं साथ साथ में, अपोलोनियस ऑफ रोड्स, जो कि कौन है, एक ग्रीक ऑथर है। इनके वर्क के अंदर में सबसे पहली बार इस कोवैड का आपको जिक्र देखने को मिलता है। इनके वर्क में सबसे पहला आपको जिक्र देखने को मिलता है, जहां पर इन्होंने इस मेल प्रेगनेंसी के बारे में, मेल प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक्सपीरियंसेस के बारे में जिक्र किया हुआ है। बट वो उतनी ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग के अंदर में डिस्कशन आपको नहीं देखने को मिलता है। वापस से इसका एक जिक्र ये कब हुआ, ये तो 3rd सेंचुरी बीसी के आसपास जिक्र हो रहा है, 3rd सेंचुरी बीसी के आसपास जिक्र हो रहा है। आप अराउंड 20 एडी के आसपास आते हो, 20 एडी के पास आते हो, तो स्ट्रैबो के बारे में तो आपने सुना ही होगा ना। ये भी क्या है, एक ग्रीक जियोग्राफर के तौर पे आप देखते हो इनको, एक ग्रीक स्कॉलर है, एज अ जियोग्राफर भी आप देखते हो, एज अ फिलोसफर भी आप देखते हो इनको, एज अ हिस्टोरियन भी आप इनको देखते हो। एंड ही इज वेरी फेमस फॉर हिज वर्क टाइटल्ड जियोग्राफी। इनका एक वर्क है जिसका क्या नाम है, जियोग्राफी, ठीक है। यहां पर है भी जियोग्राफी ऑफ स्ट्रैबो वॉल्यूम 1 to 3 कंपाइलेशन जो उनके सोर्स का है। इसके अंदर में इन्होंने बेसिकली एशिया से लेके ब्रिटिश आयल तक का जो पूरा आपको रोमन एम्पायर का रीजन देखने को मिलता है, वहां पर उनके पीपल की स्टडी की, उनके कल्चर, उनके बिहेवियर, बहुत सारे एस्पेक्ट की, रीजन की पूरी स्टडी बेसिकली की है ना। तो एक रीजनल स्टडी इन्होंने अपने वर्क के अंदर में की है। जहां पर जो इनकी 3rd बुक आपको, ये देखिए वॉल्यूम 1 to 3 है ना, तो इनका जो ये 3rd बुक आपको देखने को मिलता है, वहां पर इन्होंने इबेरियन पेनिसुला के रीजन के जो लोग हैं, खासकर जो कैंटेब्रियंस है, बेसिकली कैंटेब्रियंस जो आपको देखने को मिलते हैं, उनका जिक्र किया। और खासकर ये उसमें हाईलाइट करते हैं कैंटेब्रियन वुमेन के बारे में, और कैंटेब्रियन वुमेन को एक बहुत ही ब्रेव और बहुत ही बहादुर असर्टिव वे में इन्होंने डिस्क्राइब किया है। और साथ ही साथ यहाँ पर ये कोवैड की प्रैक्टिस का भी जिक्र करते हुए, सिमिलर प्रैक्टिस का जिक्र करते हुए बताते हैं कि यहाँ पर जो फीमेल है, विमेन है, वो मेन का केयर करती हैं। यानी कि जो बर्थ होता है चाइल्ड का, उसके बाद मेन जो है वो जो सुविधाएं फीमेल को मिलनी चाहिए, कि उनकी केयर होनी चाहिए, उनकी देखभाल होनी चाहिए, क्योंकि अभी अभी उन्होंने चाइल्ड को बर्थ दिया, वो सारी सेवाएं मेन की हो रही है और फीमेल अपने काम के ऊपर वापस से लौट रही है। तो ये इनिशियल कुछ डिस्कशन आपको देखने को मिलता है, जो कि एक हिस्टोरिकल ओरिजिन की तरफ इशारा करता है। बट दिस इज नॉट दी एंथ्रोपोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ इट। ये एंथ्रोपोलॉजिकल एनालिसिस नहीं है, ये पास्ट का ओरिजिन बताने के लिए हमने टर्म यूज किया है। अब सवाल उठता है कि अगर आपको इसको डिफाइन करना हो तो इसके डिफाइनिंग टर्म्स क्या है। कई जगहों मतलब ये है क्या, है ना, तो कई लिटरेचर के अंदर में इसको एक रिचुअल के तौर पे देखा गया, कई जगहों पे इसको एक कस्टम के तौर पे देखा गया, या फिर आप एक प्रैक्टिस कह सकते हो, आप इसको एक प्रैक्टिस कह सकते हो, ठीक है। बहुत तरीके के टर्म्स के साथ इसको एसोसिएट किया गया है। अब डिफाइनिंग टर्म्स जो इसके साथ जोड़े जाते हैं वो क्या है कि एक इमिटेटिव रिचुअल या फिर कस्टम या तो प्रैक्टिस है, जहां पर इमिटेशन मतलब नकल की जा रही है, मदर की, तो फीमेल के जो सिम्टम्स है उसकी नकल की जा रही है, फीमेल के जो बिहेवियरल एस्पेक्ट है ड्यूरिंग एंड पोस्ट दी पार्चुरेशन, उसकी वहां पर नकल की जा रही है। ऑलराइट, दूसरे शब्द जो इसके साथ यूज किए, एक इसको सिंबॉलिक वे में भी एनालाइज किया गया है ना, सिंपैथेटिक एक्ट के तौर पे, सिंपैथेटिक प्रैक्टिस के तौर पे भी इसको वहां पर यूज किया गया। तो मल्टीपल डिफाइनिंग टर्म्स आर बीइंग एसोसिएटेड विद दिस प्रैक्टिस। और अगर आप डिस्क्रिप्शन कहोगे तो डिस्क्रिप्शन क्या होता है, बेसिकली कोवैड एक ऐसा बिहेवियर है जहां पर इमिटेशन कर रहा है जो फादर है, जो मेल है, विमेन के प्रेगनेंसी के समय वाले एक्ट की। जैसे आप देखते हो अलग अलग कल्चर में ड्यूरिंग द इवेंट ऑफ द प्रेगनेंसी द वुमेन इज नॉट सपोज टू ईट सर्टेन थिंग्स, यानी कि डाइटरी प्रैक्टिस के ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन होता है कि आप क्या खा सकते हो, क्या नहीं खा सकते हो, और उसका साइंटिफिक बेसिस भी होता है। फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग द इवेंट ऑफ द प्रेगनेंसी आप बहुत ज्यादा विटामिन सी हाई जो फूड होते हैं या फ्रूट्स होते हैं उसको आप कंज्यूम नहीं करते हो, है ना। तो कोई भी ऐसी चीज जो कि डेट्रीमेंटल मानी जाती है फॉर द हेल्थ ऑफ द बेबी और द इन्फेंट और द फीटस, है ना, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी और आफ्टर द प्रेगनेंसी, उस चीज को आप अवॉइड कर रहे हो। तो बेसिकली खासकर ड्यूरिंग द इवेंट ऑफ द प्रेगनेंसी, जब वो फीटस वहां पर ग्रो कर रहा है, डेवलप कर रहा है, तो डाइटरी रिस्ट्रिक्शन होता है। अब प्रिमिटिव्स के बीच में वहां पर साइंस से ज्यादा क्या, ट्रेडिशनल वैल्यूज के ज्यादा, परंपराओं का ज्यादा बोलबाला होता है।
तो कई सारी सोसाइटीज के बीच में अपार्ट फ्रॉम द डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस, फूड नहीं खाना है वो छोड़ करके एक्टिविटी और सर्टेन टाइप ऑफ बिहेवियर एंड एक्ट के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन होता है। अब ये बना किसके लिए? फीमेल के लिए, क्योंकि फीमेल प्रेग्नेंट है। बट जहां पर भी ये कोवैड की प्रैक्टिस होती है उन समाज के अंदर में इवन मेल इज अंडरगोइंग दैट फिनोमेना। मेल भी उसी तरीके के डाइटरी, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल मैं एक लेमन एग्जांपल का यहां पर जिक्र करता हूं कि अगर कहा जा रहा है कि ड्यूरिंग द इवेंट ऑफ प्रेगनेंसी जो फीमेल है वो फिर एक दलिया खाएगी वहां पर, है ना, ओट मील को खाएगी, रागी की रोटियां खाएगी वो, तो मेल भी उसी डाइट के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। अगर कहा जा रहा है कि वो फिशेस को खाना छोड़ देगी, मछली नहीं खाएगी, तो मेल भी उसको खाना छोड़ देगा। अगर कहा जा रहा है कि उसको एक अकेले कमरे में अलग से आप बैठाओगे जहां पर दूसरे लोग नहीं जा सकते, है ना, कोई किसी तरीके का टैबू, तो मेल भी उस तरीके के टैबू को फोर्स ही करेगा। जमीन पे सोना अगर है तो मेल भी वहां पे, मतलब कुल मिलाकर के ये इमिटेशन पूरा वुमेन का हो रहा है ना। और इसको सिंबॉलिक क्यों कहा गया है? क्योंकि मेल जो है एक सिंबॉलिक वे में अपनी पेरेंटहुड को, अपने फादरहुड को वहां पर असर्टेन कर रहा है ना। अब इसके डेफिनेशन अगर आपको एग्जामिनेशन पर्पस से देखना है तो यहां पर 4 हमने डेफिनेशन को लिखा हुआ है, जहां पर 2 इंपॉर्टेंट एंथ्रोपोलॉजिस्ट के भी डेफिनेशन। सबसे पहला, इट रिप्रेजेंट, जो एक लेमन इसकी डेफिनेशन आप खुद बना सकते हो, वो क्या है कि इट रिप्रेजेंट द नेचुरल प्रोसेस ऑफ, it represent the natural process of birth by the means of symbolic actions where organized rituals are also incorporated as a cultural practice, as a cultural practice। यानी कि बेसिकली नेचुरल प्रोसेस जो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस बर्थ की है उसको ये क्या करता है, उसको ये सिंबॉलिकली, सिंबल के तौर पर, निशानी के तौर पर उस चीज को इमिटेट किया जा रहा है, एक सिंबॉलिक एक्शन के तौर पे उसको इमिटेट किया जा रहा है और इस चीज को एक रिचुअल की तरह कंडक्ट किया जा रहा है। जैसे पूजा पाठ होती है आपकी, है ना, आप मंदिर के अंदर हो, मंदिर में आपने घंटी को बजाया, आपने माथा टेका, आपने टीका लगाया, तो ये क्या है, ये कई प्रकार के रिचुअल है जिसको ऑर्गेनाइज किया गया और उसको एक स्ट्रक्चर के रूप में रखा गया। उसी प्रकार से एक ऑर्गेनाइज रिचुअल के तौर पे इसको एक कल्चरल प्रोसेस की तरह स्टैब्लिश किया था। दिस इज द फर्स्ट डेफिनेशन। द सेकंड डेफिनेशन इज फ्रॉम अ पर्सन जिनकी व्याख्या जो है कोवैड की वो सबसे अधिक अथॉरिटेटिव मानी गई है लेटली। सबसे लंबे समय तक कोवैड का जो मीनिंग है या सिग्निफिकेंस है या उसका रीजन जो है वो बेकोफन के हिसाब से ही वहां पर रखा गया, बेकोफन के हिसाब से ही वहां पर रखा गया। तो अभी इनके ऊपर हम और डिटेल में बात करेंगे। तो बेकोफन कहते हैं कि इट इज बेसिकली द रेमेनेंट ऑफ द एंशिएंट मैट्रिआर्कल सिविलाइजेशन। रेमेनेंट का मतलब कोई चीज पहले की जो बच गई हो, है ना। अगर आपने इवोल्यूशनरी थ्योरी पढ़ी है तो आपने टाइलर का और मैक्लेलन का एक कंसेप्ट पढ़ा होगा जिसको आप कहते हो सर्वाइवल। तो ये बेसिकली सर्वाइवल के तौर पे देखते हैं किसको, कोवैड की प्रैक्टिस को, रेमेनेंट ऑफ द पास्ट, है ना। दूसरी डेफिनेशन कि इट इज अ पेटर्निटी रिचुअल। पेटर्निटी का एक रिचुअल होता है, हमने कहा था ना कि एक रिचुअल के तौर पे आप देखते हो कस्टम, प्रैक्टिस, बहुत तरीके। तो वहीं हर डेफिनेशन में वहीं आपको देखने को मिलेगा कि इट इज अ पेटर्निटी ritual which is often used for institutionalizing the father's right to gain what, to gain the social acceptance और social recognition। यानी कि अब आप बच्चे के पिता हो, इस चीज को स्टैब्लिश करने के लिए आप एक रिचुअल को वहां पर कंडक्ट करो। आप कहोगे ये भी कोई कहने वाली बात है, इसमें ये किसको नहीं पता है, कौन बच्चे का पिता है वो तो पता ही होता है, लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम है जिसका भी हम डिस्कशन करेंगे, टाइलर जो है, टाइलर भी इसको एक सर्वाइवल के तौर पे देखते हैं और उनका जो डिस्क्रिप्शन, उन्होंने डेफिनेशन नहीं दी, उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। वो कहते हैं कि इट इज अ कस्टम बाय विच द फादर ऑन द बर्थ ऑफ हिज चाइल्ड मेक्स अ सेरेमोनियल प्रिटेंस मतलब प्रिटेंशन होता है ना, कई लोग कहते हैं बहुत दिखावा, प्रिटेंस वो करता है फादर ऑफ बीइंग द मदर एंड बीइंग नर्स्ड, ऑफ बीइंग द मदर एंड बीइंग द नर्स। यानी कि पिता जो है वो एक ऐसी नाटक कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है कि वो मदर है, और जैसे मदर को नर्स किया जाता है ना आफ्टर द बर्थ, उसका केयर रखा जाता है, वो सारी चीजें उसके साथ की जा रही। तो ये कुछ डेफिनेशन है जिसको आप अपने आंसर के अंदर में, अगर कोवैड के ऊपर शॉर्ट नोट आएगा तो आप यूज कर सकते हो। 20 नंबर का क्वेश्चन तो आने नहीं वाला एग्जामिनेशन में, बट अगर शॉर्ट नोट के तौर पे कोवैड कभी पूछता है तो आप उसको बता सकते हो। या फिर अगर किनशिप यूजेस या किनशिप बिहेवियर अगर आपसे पूछता है तो भी वहां पे तो आपको बहुत सारी चीजों को लिखना होगा, जोकिंग वगैरह के बारे में भी आपको बताना पड़ेगा, है ना। जोकिंग के साथ साथ आपको अवॉइडेंस के बारे में बताना होगा, उसके साथ आप कोवैड का भी जिक्र कर सकते हो। सोशियोलॉजी के अंदर में भी ये इंपॉर्टेंट है, सोशल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर में भी इंपॉर्टेंट है। स्ट्रैबो के बारे में हमने पहले ही बात कर ली। मॉडर्न टाइम के अंदर में जब हम आते हैं तो आपके जोहान जे बेकोफन, है ना, जोहान जेकब बेकोफन जो है, इनका एक इंपॉर्टेंट यहां पर कंट्रीब्यूशन आ जाता है। यहां पर इनका नाम भी लिखा हुआ है, जोहान जेकब बेकोफन। 1861 के अंदर में, यानी कि डार्विन का जो ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय द मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन का इंपॉर्टेंट वर्क है,
उसके आने के 2 साल बाद इन्होंने एक इंपॉर्टेंट वर्क को पब्लिश किया जिसका नाम था डास म्यूचरेट। डास म्यूचरेट, है ना, यहां पर लिखा हुआ है ना, जिसको इंग्लिश में आप ट्रांसलेट करो तो इंग्लिश में पब्लिश हुई थी एज मदर्स राइट। मदर्स राइट। अब ये एक इवोल्यूशनरी स्कूल से बिलोंग करने वाले स्कॉटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे एंड बाय प्रोफेशन ये क्या थे, एक लॉयर थे, वैसे ही जैसे कि हेनरी मेन थे, वैसे ही जैसे कि मैक्लेनन थे, और वैसे ही जैसे कि मॉर्गन थे। तो जैसे आप आज़ादी के समय देखते हो सारे के सारे लोग यूजुअली क्या बने हुए, बैरिस्टर बने हुए, लॉयर बने हुए हैं। गांधी जी भी को आप देखते हो, आप जिन्ना को जी को भी देखते हो आप, है ना, चाहे गांधी जी हो, चाहे जिन्ना जी हो, चाहे आप किसी भी दूसरे जो क्रांतिकारी हैं, आप पटेल साहब को देखते हो, पटेल जी को देखोगे, वो भी क्या बने हुए, एक लॉयर बने हुए। सो ये सारे के सारे लोग जो है, ये सारे के सारे जो लोग हैं, इंपॉर्टेंट फिगर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। इनके में क्या है, एक कॉमनैलिटी है कि सारे के सारे लॉयर हैं। दूसरी कॉमनैलिटी क्या है कि जे बेकोफन का ये मानना था कि समाज की शुरुआत में, यानी कि एंशिएंट टाइम के अंदर में जो समाज था हमारा वो कैसा था, मेट्रियार्कल था। मेट्रियार्कल का मतलब क्या होता है कि वहां पर मात्र सत्ता आपको देखने को मिल रही है, मात्र सत्ता। आर्कल का मतलब क्या है, ये 2 शब्द है यहां पर, मेट्री और आर्कल। मेट्री यानी कि मदर से रिलेट करना, आर्कल को आप अथॉरिटी का जो टर्म होता है उससे डेजिग्नेट करते हो। आर्कल ये जो है ये किसके लिए यूज हो रहा है, अथॉरिटी के लिए। सो वहां पर ऐसा समाज जहां पर मदर की अथॉरिटी। हमारा समाज कैसा है टेक्निकली आप देखो तो इट इज अ पेट्रियार्कल सोसाइटी, फादर की डोमिनेंस है ना। पेट्रियार्कल और पेट्रीलिनियल और पेट्रीलोकल ये अलग अलग शब्द हैं। कई बार बच्चों से मैं पूछता हूं पेट्रियार्कल मतलब क्या, तो कहते हैं जहां पर फादर इंपॉर्टेंट है और फादर का सरनेम कैरी फॉरवर्ड हो रहा है और जो सन है वो फादर की जो वेल्थ है उसको इनहेरिट कर रहा है। नहीं, पहला पार्ट तो ठीक है, लेकिन बाकी जो दोनों चीजें आपने बोली, सरनेम और प्रॉपर्टी को इनहेरिट करना, वो लीनियल में चला जाएगा। लीनियल वो टर्म हो जाएगा मेट्रीलिनियल या पेट्रीलिनियल। आर्कल का मतलब अथॉरिटी, डोमिनेंस किसकी है, डिसीजन किसके वहां पर बाइंडिंग होंगे सोसाइटी के अंदर में। तो मैक्लेनन को आप ले लीजिए या फिर आप बेकोफेन को ले लीजिए और मॉर्गन को ले लीजिए, इन तीनों लोगों का यही मानना था कॉमन, मैक्लेनन, मॉर्गन और साथ ही साथ आपके जे बेकोफेन, शॉर्ट में लिख रहे हैं जेजेबी, है ना। इन सभी का यह मानना था कि सोसाइटी शुरुआत में कैसी थी, मेट्रियार्कल थी, वेमेन वर मोर इंपॉर्टेंट, एंड उसके बाद फीमेल की डोमिनेंस यानी कि पेट्रियार्कल आया। बट एक स्कॉलर थे जिनका ऐसा नहीं मानना था और उनका नाम क्या था, हेनरी मेन। हेनरी मेन कहते थे कि पेट्रियार्की प्रीसीडेड मेट्रियार्की, यानी कि मेट्रियार्की से पहले, मातृसत्ता से पहले पितृसत्ता समाज के अंदर में स्थापित हुआ करती थी। अब इस चीज़ को पढ़ने के लिए आप यूजुअली थ्योरी वाले पार्ट को पढ़ते हो, और मैंने कई बार देखा है कि यूजुअली बच्चे जो हैं वो गया पांडे की एक एंथ्रोपोलॉजिकल थॉट की किताब आती है उसको पढ़ते हैं, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे गलतियाँ आपको देखने को मिली, कई सारे हिस्टोरिकल ब्लंडर्स, किस्सों को वहाँ पर जिक्र किया गया है कि टाइलर किसी से कैसे प्रभावित हो रहे हैं, किसी के साथ किस तरीके से वो जर्नी पे जा रहे हैं। फ्रांस बोआ के बारे में कई तरीके के ऐसे एनेक्डोट्स वहाँ पर हैं, कई प्रकार के नरेशन को रखा गया। आई एम नॉट श्योर कि उसका, क्योंकि कोट नहीं किया है, पॉइंट लगा करके वहाँ पर कोट नहीं किया हुआ है कि किस सोर्स को वहाँ पर साइट किया गया है ऑथर्स द्वारा। ऑल्दो बोथ आर वेरी सीनियर एंथ्रोपोलॉजिस्ट, काफ़ी माने जाने एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं। गया पांडे को अगर आप देखते हो, है ना, सोशल एंथ्रोपोलॉजी से लेकर आर्कियोलॉजिकल के ऊपर कई सारे टर्म्स है, लेकिन ड्यू टू मेरे ख्याल से एडिटोरियल मिस्टेक बहुत सारी इस किताब के अंदर में एरर्स आपको देखने को मिलते हैं। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि आप थोड़ा सा इस किताब को बच के पढ़िएगा, और यूजुअली आप अगर किसी गाइडेंस के अंदर में पढ़ लो तो ही पढ़िएगा। फॉर इंस्टेंस अभी मैं थोड़े दिन पहले इस चीज़ को डिस्कस कर रहा था, एक बैच के अंदर में हमारा एंथ्रोपोलॉजिकल क्लास चल रही थी, तो बच्चे ने कहा कि सर ये चीज़ आपने यहाँ पर बताई पर इस बुक के अंदर में तो ये चीज़ लिखी हुई है ना। तो मल्टीपल गलतियां वहां पर छपी हुई। फॉर एग्जांपल यही आप अगर पार्ट को देखोगे तो मैक्लेनन के बारे में पेज नंबर 62 ऑफ द एंथ्रोपोलॉजिकल थॉट ऑफ गया पांडे ये बता रहा है कि मैक्लेनन का मानना है कि सोसाइटी शुरुआत में कैसी थी, मेट्रियार्कल। बट आप थोड़ा सा पीछे चले जाओ, पेज नंबर 56 57 पे आप चले जाओ, 55 से 57 के बीच में आप चले जाओ, तो वहां पर इस क्या लिखा हुआ है कि मैक्लेनन का मानना था कि सोसाइटी शुरुआत में पेट्रियार्कल थी। अपनी बातों को कॉन्ट्रडिक्ट किया था, और ये तो मान लीजिए थोड़ी सी एरर है, लेकिन कंसेप्चुअल है। ये डेट और ईयर की नहीं है, डेट और ईयर की तो इस किताब में इतने एरर्स हैं कि आप काउंट करते करते थक जाओगे, और यूजुअली आप उतना क्रॉस चेक भी नहीं करते हो, है ना। इंपॉर्टेंट वर्क सारे ऑथर्स के लिखे हैं और उसमें डेट के बहुत सारे एरर है, बहुत सारे एरर है। तो डेट का हमें समझ में आता है कि एरर हो जाता है,
डेट का एरर समझ में आता है, बट कंसेप्ट की चीज़ें जो या कॉन्ट्राडिक्शंस स्टेटमेंट में वो थोड़ी सी तकलीफ वाली चीज़ होती है, बच्चा बड़ा कंफ्यूज होता है कि क्या सही है क्या गलत, उसके बाद रिसर्च मोड में जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि आप चीज़ों को पढ़ रहे हो, समय बचाने के लिए बेस्ट है कि आप इंस्टीट्यूशन के अंदर में, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं बीच में भी आपको बता दूँ, समय नहीं लूँगा अभी, बाद में भी इस चीज़ के ऊपर आएंगे कि हमारे खुद भी जो बैचेज हैं एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल के जून से स्टार्ट हो रहा है, 25 जून से, और एडमिशन स्टार्ट हो चुका है। आप चाहो तो यूएस लाइव कोड लगा के 15999 में लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, एंटायर कंटेंट विद द टेस्ट सीरीज एंड मॉडल आंसर्स, डिस्कशन ऑफ द टेस्ट, पूरी हैंड होल्डिंग के साथ आप एनरोलमेंट ले सकते हो। अभी इस पे मैं बहुत बात नहीं करूंगा, टुवर्ड्स द एंड अगर आपको इसके बारे में जानना हो तो हम वापस इसके ऊपर आएंगे, जिक्र करेंगे। अभी हम लेक्चर के ऊपर स्टिक करते हैं, तो बेकोफन साहब का मानना था, जस्ट लाइक ऑल दी अदर्स, की सोसाइटी कैसी थी, मेट्रियार्कल थी। अब जब ट्रांजिशन का पीरियड था, यूजुअली ड्यूरिंग द नियोलिथिक फेज, जो नियोलिथिक ट्रांजिशन का पीरियड था, उस समय में आपको क्या देखने को मिला, इस ट्रांजिशन के पीरियड में ये कोवैड जैसी जो प्रैक्टिस है वो वहां पर आई, यानी कि जहां पर मेट्रियार्कल सोसाइटी बनी हुई है, पूरी तरीके से मेट्रियार्कल भी नहीं है, पेट्रियार्कल भी है, ट्रांजिशन में है मेट्रियार्कल से पेट्रियार्कल होने के लिए। और उस समय पे इस कोवैड का जन्म आपको देखने को मिला। अब ये इस कंक्लूजन पे पहुंचे कैसे, इनको एक काफी इंपॉर्टेंट मौका मिला, कई सारे जो एथनोग्राफिक स्टडीज है, एक अच्छा खासा रिकॉर्ड इनको एनालाइज करने का। तो बहुत सारे एथनोग्राफिक डाटास को इन्होंने एनालाइज किया, बहुत सारी सोसाइटी के एथनोग्राफिक वर्क को उन्होंने एक्सेस किया और उसके बेसिस पे इस कंक्लूजन पे आए। तो प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि जब आप इस तरीके के एक बहुत ही पुराने टेक्स्ट के बेसिस पे, बुक के बेसिस पे, एथनोग्राफी के बेसिस पे अपने कंक्लूजन को या पास सोसाइटी के प्रैक्टिसेस को फॉर्म कर रहे हो, तो वो यूजुअली कैसा आपको दिखाई देता है, हाइपोथेटिकल और स्केप्टिकल दिखाई देता है। तो ये इनका एक बड़ा क्रिटिसिज्म भी है ना। लेकिन एक चीज बड़ी अनोखी थी इनकी बात में, अनलाइक मैक्लेनन एंड मॉर्गन, इन्होंने ये नहीं कहा कि मेट्रियार्कल पहली स्टेज थी सोसाइटी में, है ना। दोनों ने कहा था मेट्रियार्कल पहले थी पेट्रियार्की से, और ये भी वही कह रहे थे कि पेट्रियार्की से तो पहले है मेट्रियार्की, बट मेट्रियार्की से भी पहले एक स्टेज आपको देखने को मिलती है जो कि सेक्सुअल प्रोमिस्क्यूटी की बेसिकली स्टेज है ना। एक आपको ऐसी स्टेज देखने को मिलती है जहां पर जो विमेन है उनको जस्ट अ सेक्स ऑब्जेक्ट के तौर पे देखा जा रहा था, ऑब्जेक्टिफिकेशन काफ़ी ज़्यादा था। और इस कंक्लूजन पे भी वो पहुंचते हैं बाय द इंस्टीट्यूशन ऑफ जो आपको टेम्पल प्रोस्टिट्यूशन का प्रथा देखने को मिलती है कई सारे समाज में, उसको आधार बना करके वो इस चीज़ पे आ रहे हैं, जहां पर जो प्रीस्टेस होती है, वो जो वर्शिपर्स है, जो डिवोटीज हैं, उनके लिए क्या कर रही है, उनका ग्रेटिफिकेशन, सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन करने के लिए वहां पर मौजूद है। तो इस तरीके से इन्होंने बताया कि ये प्रोमिस्क्यूटी की स्टेज थी जहां पर डिसाइड नहीं होता था, कोई रूल नहीं था कि कौन किसके साथ मेट करेगा, कोई भी किसी के साथ यहां पर रैंडम मेटिंग आपको देखने को मिल रही है। और इस तरीके की रैंडम मेटिंग में जब फीमेल पार्टिसिपेट करती है तो यह पता लगाना बड़ा मुश्किल है कि जो बच्चा होने वाला है या हुआ है वो असल में किसका बच्चा है, क्योंकि इतने सारे लोग के साथ मेटिंग हुई है ना। तो पेटर्निटी आप नहीं पता कर सकते हो या फादर कौन है वो आप नहीं पता कर सकते हो। और इनका कहना था कि इसीलिए कोवैड का भी आपको एग्जिस्टेंस होते हुए देखने को मिलता है। वाई? बिकॉज ऐसे सिस्टम के अंदर जहां फादरहुड पता करना मुश्किल है, वहां पर फादर क्या करेगा, इस कोवैड की परंपरा को दिखा करके, इस कस्टम को फॉलो करके वो ये डिक्लेयर करेगा सोशल रिकॉग्निशन के लिए कि मैं ही इसका बच्चे का, होने वाले बच्चे का फादर हूं। तो इसको एक ट्रांजिटरी स्टेज की प्रैक्टिस के तौर पे जे बेकोफन साहब ने वहां पर बताया था। और इसको एक सर्वाइवल के तौर पे भी, जो टाइलर साहब का, मैक्लेनन का कंसेप्ट है सर्वाइवल का, आई होप आपको पता होगा। ऐसी प्रैक्टिसेस जो कि आज के समय में आपको फंक्शनलेस देखने को मिल रही हैं पर फिर भी एग्जिस्ट कर रही हैं, ये इशारा करती हैं कि पास्ट में इनका कोई ना कोई योगदान, कोई ना कोई फंक्शन रहा होगा। तो सर्वाइवल के तौर पे देखते हैं, सर्वाइवल को एक इंटरलिंकिंग के तौर पे इन्होंने देखा है, मिसिंग कड़ी के तौर पे, मिसिंग कड़ी के तौर पे, ठीक है। सो नेक्स्ट हम आ जाते हैं इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव। हम इस लेक्चर के अंदर में करने की क्या कोशिश कर रहे हैं आप समझ रहे हो। एक तो आपको जनरल हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव और अंडरस्टैंडिंग दिया, अब आप कोवैड को हर एक स्कूल ऑफ एंथ्रोपोलॉजिकल थॉट के साथ कैसे रिलेट कर सकते हो, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजिकल थॉट क्या करता है, आपको एक ही कल्चर को सब पढ़ रहे हैं, अब कल्चर को पढ़ने का अलग अलग आधार है, कोई सिंबलिज्म के ऊपर फोकस कर रहा है, कोई इंटरप्रिटेशन के ऊपर फोकस कर रहा है, कोई स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस कर रहा है, कोई फंक्शन के ऊपर फोकस कर रहा है, कोई ये फोकस कर रहा है कि कोई भी चीज एग्जिस्ट क्यों करती है, कोई ये फोकस कर रहा है कि कोई भी चीज आई कहां से है, हाउ इट केम, कोई व्हाट के ऊपर, कोई हाउ के ऊपर, कोई व्हेन के ऊपर, कोई वाई के ऊपर फोकस कर रहा है। तो इसी तरीके से आप हर एक सिस्टम को एनालाइज करते हो, और ये थिंकिंग स्किल आपको अपने अंदर भी लानी है, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी हो या कोई भी ऑप्शनल हो, एंथ्रोपोलॉजी थोड़ा लेट हुआ है लेकिन बाकी सारे ऑप्शनल 2014-15 के बाद से धीमे धीमे ग्रेजुअली
बहुत ज़्यादा एनालिटिकल होते जा रहे हैं। एंथ्रोपोलॉजी में भी 2019 में ट्रेंड शुरू हो गया है। तो अगर आप सिर्फ डिस्क्रिप्टिव स्टडी करोगे तो यू विल फेल लार्जली टू आंसर द क्वेश्चन। और बच्चे रिपोर्ट करते हैं कई बार, है ना, आप अगर हमारे बैचेज में हो या फिर कहीं भी पढ़ लो, आपको ये लगता होगा कि ये क्वेश्चन क्या पूछा है, मुझे वही समझने में दिक्कत हो रही है। जब मुझे कोई क्वेश्चन समझा दे कि डिमांड क्या है, वो मुझे मैटर पता है, मैटर मैं लिख सकता हूँ, बट मैं क्वेश्चन ही नहीं इंटरप्रेट कर पा रहा हूँ। तो वो इसीलिए होता है क्योंकि हम किसी चीज़ को लिंक करके नहीं देखते हैं। पेपर 1 को पेपर 2 से, सोसाइटी को जो पोर्शन है उसको फिजिकल वाले से, या फिजिकल के पोर्शन को या सोसाइटी के पोर्शन को आर्कियोलॉजिकल से। दैट इंटरलिंकिंग एंड एनालिटिकल अप्रोच हैज़ टू बी डेवलप्ड, दैट हैज़ टू बी डेवलप्ड। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा इसमें, आई बिलीव। अब इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव की बात करते हैं। ऑल्दो बेकोवेन भी इवोल्यूशनरी स्कूल ऑफ एंथ्रोपोलॉजी से बिलोंग करते थे, क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म से बिलोंग करते थे। दो स्कूल है, क्लासिकल एक न्यू इवोल्यूशनिज्म। तो क्लासिकल से ही बिलोंग करते हैं मैक्लेनन, बेकोवेन, मेन, हेनरी मेन, एल.एच. मॉर्गन, जेम्स फ्रेजर, ई.बी. टाइलर, ये सब क्या है? कोई अमेरिकन है, कोई ब्रिटिश है, कोई कहीं का है, लेकिन सब इवोल्यूशनरी के स्कूल से बिलोंग करते हैं। अब इवोल्यूशनरी स्कूल का एक फादरहुड के रूप में, एक सबसे प्रोमिनेंट फिगर के रूप में, इवन कई लोग इनको मॉडर्न एंथ्रोपोलॉजी का भी फादर कहते हैं, जो कि डिबेटेड है, बट ही इज सर्टेनली द फादर ऑफ द ब्रिटिश स्कूल ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, है ना। ऑक्सफोर्ड में इन्होंने सीट को एज्यूम किया और वो एक रिमार्केबल पीरियड माना जाता है 1884 में, जब आप देख रहे हो कांग्रेस की स्टैब्लिशमेंट से, आईएनसी के स्टैब्लिशमेंट से 1 साल पहले। सो ई.बी. टाइलर इज सर्टेनली अ इंपॉर्टेंट फिगर इन एंथ्रोपोलॉजी। क्लासिकल इवोल्यूशनिस्ट के तौर पे आप इनको देखते हो, है ना। ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं बेसिकली। आर्म चेयर अप्रोच के साथ आप इनको जोड़ करके देखते हो। सर्वाइवल से लेके कई सारे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है उसके ऊपर इन्होंने जिक्र किया है। इनकी जो प्रिमिटिव कल्चर करके किताब है, प्रिमिटिव कल्चर, तीनों किताब इनकी ऑल्दो कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट बात कहती है। चाहे आप एनो हुवर्क मैक्सिकोन ऑफ 1861 या फिर 65 में बुक पब्लिश की, 71 में किया, 81 में किया, 4-5 इंपॉर्टेंट बुक्स को इन्होंने पब्लिश किया। बट प्रिमिटिव कल्चर इनकी एक लैंडमार्क किताब मानी जाती है, जहां पर इन्होंने एक काफ़ी साइंटिफिक डेफिनेशन, साइंटिफिक टर्म के अंदर में कल्चर की डेफिनेशन को दिया। कल्चर एज अ कॉम्प्लेक्स होल, आपको पता होगा, है ना, याद कराया भी तो आपको टेक्निकल टर्म यूज़ करके भी। तो ये प्रिमिटिव कल्चर के अंदर में इन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें कही, पर यह चीज़ जिसका हम जिक्र करने वाले हैं वो प्रिमिटिव कल्चर में नहीं है। दिस इज हिज इंटरप्रिटेशन ऑफ कोवैड। अब कोवैड के ऊपर जो ई.बी. टाइलर का जो इंटरप्रिटेशन है कोवैड का, ये बदलता रहा अलग अलग समय में, इट इवॉल्व्ड बेसिकली। तो फर्स्टली जो इनका एनालिसिस था कोवैड का, वो बेसिकली सर्वाइवल के तौर पे देखा, एक रेमिनेंट के तौर पे देखा, फर्स्ट इंटरप्रिटेशन, जैसा कि बेकोफन का भी था, है ना। और इनका मानना था कि जस्ट जो ये ट्रांजिशन की स्टेज है, उस स्टेज में कोवैड की प्रैक्टिस आई होगी, जस्ट सिमिलर लाइन पे जैसे कि बेकोफन ने वहां पर डिस्क्राइब किया था, उसी तरीके से इनका भी डिस्क्रिप्शन था। बट लेटर पहले अप्रोच में बेकोफन का सिमिलर लग रहा है, बट दूसरी अप्रोच में जो कि सिंपैथेटिक मैजिक के तौर पे देखती है, सिंपैथेटिक मैजिक के तौर पे देखती है इस टोटल आइडिया ऑफ कोवैड को, इस अप्रोच के अंदर में ही बिकेम वेरी मच नियरर टू समबडी हु इज कॉल्ड एज जेम्स फ्रेजर। काफ़ी इंपॉर्टेंट एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, रिलीजन के ऊपर, मैजिक के ऊपर इनकी एक अथॉरिटी मानी जाती है। यहाँ पर हमने इनकी इमेज लगाई है। टुवर्ड्स द एंड ये देखोगे इनकी इमेज काफ़ी ज़्यादा जैसे जैसे बूढ़े होते गए, राजेश खन्ना का जो बुढ़ापे वाला पीरियड था, तो सुपरस्टार राजेश खन्ना उनके साथ काफ़ी रिजेंबल करते थे। एटलीस्ट मुझे तो फेशियल सिमिलैरिटी दिखती है, आपको शायद ना लगता हो, या हो सकता है आपने कई लोग तो राजेश खन्ना को देखा भी नहीं होगा। एनी हाउ, लीव द राजेश खन्ना इन बॉलीवुड पार्ट। फ्रेजर साहब की बात करते हैं, अपने वर्क गोल्डन बॉय के लिए जाने जाते हैं, है ना। 1890 में 90 में इनकी पहली वॉल्यूम आती है, पहली वहाँ पर आपको जो पब्लिकेशन है वो देखने को मिलता है, और कई मल्टीपल एडिशन और वॉल्यूम में पब्लिश होती रहती है टिल 1950, यानी कि 25 साल का लंबा एक इसका आपको फेज देखने को मिल रहा है। तो फ्रेजर साहब भी काफ़ी, फ्रेजर साहब खुद भी बड़े प्रभावित थे टाइलर से। इनके प्रिमिटिव कल्चर को इन्होंने शुरुआत में पढ़ा होता है, एंड अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस वाज देयर, पर उसके बारे में अभी हम बात नहीं कर रहे। फ्रेजर का और टाइलर का एक समय पे कॉमन इंटरप्रिटेशन था कोवैड का। बोथ ऑफ देम सॉ इट एज अ सिंपैथेटिक मैजिक। सिंपैथेटिक मैजिक, आपने फ्रेजर के वर्क को पढ़ा है तो सिंपैथेटिक, कंटेजियन, दोनों प्रिंसिपल्स को वहां पर पढ़ा होगा, है ना। पहला क्या है कि लाइक प्रोड्यूसेस लाइक, जब आप सिंपैथेटिक की बात करते हो, और दूसरा कंटेजियन, वंस इन टच ऑलवेज इन टच। तो सिंपैथेटिक जो कि जिक्र करता है किस प्रिंसिपल का, किस लॉ का, लाइक प्रोड्यूसेस लाइक, लाइक प्रोड्यूसेस लाइक, है ना। इसका एग्जांपल भी हम साइट करते हैं क्लास में कि प्रिमिटिव मैन था, वो इस प्रिंसिपल ऑफ मैजिक के ऊपर मानता था, और उसको लगता था कि अगर हम किसी चीज़ को, नेचुरल फिनोमेना को अगर हमें रेप्लिकेट कराना है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग हमको कोई इवेंट को करना होगा। फॉर एग्जांपल, अगर हमें सूखा पड़ा है, बारिश नहीं हो रही है और बारिश की ज़रूरत है, तो बारिश के समय आपको थंडरस्टॉर्म आते हुए देखने को मिला, बादल के अंदर में गड़गड़ाहट हो रही है, तो हमें उससे क्या करना होगा, रिजेंबल करवाना होगा। पत्थरों, पहाड़ों के ऊपर जाकर के आप पत्थरों को गिराओगे और उसकी जो रंबलिंग वॉइस है,
गिरने की जो वॉइस है वो थंडरस्टॉर्म से मैच करती है, और इसकी वजह से ये एक मैजिकल एक्ट लाइक प्रोड्यूसर्स लाइक, यानी कि पत्थरों का गिरना क्या कराएगा, बादलों की आवाज से, गड़गड़ाने की आवाज के साथ सिमिलर है, उस वजह से क्या होगी, रेन होगी। तो ये सिंपैथेटिक प्रिंसिपल आपको बता रहा होता है। तो इसके अंदर कोवैड के अंदर में क्या रोल है, बेसिकली सिंपैथेटिक मैजिक पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ कोवैड सेज दैट कि कोवैड के समय में कई प्रकार के रिस्ट्रिक्शन है, कई टैबूज है। आप कुछ फूड नहीं खा सकते हो, है ना। फूड में फॉर एग्जाम्पल आप कोई प्लांट को कंज्यूम कर रहे हो, उसको खाना मना हो गया, किसी एनिमल को कंज्यूम कर रहे हो, उसको खाना मना हो गया। तो इसका रीजन क्या था, इसको एक सिंपैथेटिक मैजिक के तौर पर देखा जाता था कि कुछ जो अनडिजायरेबल कैरेक्टर्स हैं एनिमल के या प्लांट के, वो बच्चे में आ सकते हैं, वो बच्चे में आ सकते हैं, है ना। लाइक प्रोड्यूस लाइक, यानी कि आप उस प्लांट को खाओगे, उस एनिमल को खाओगे, तो उसके जो कैरेक्टरिस्टिक है उस खाने की वजह से कैसे होंगे, इंसान के अंदर में भी आपको आते हुए बच्चे के अंदर में भी देखने को मिलेंगे। दिस ऑल्सो इंटरेस्टिंगली एस्टैब्लिशेस द क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द फादर एंड दी चाइल्ड एंड दी प्रोजेनी, है ना। सोशल एक्सेप्टेंस भी वहां पर बढ़ा रहा होता है, सोशल एक्सेप्टेंस भी बढ़ा रहा होता है। तो दोनों ने यहां पर सोशल एक्सेप्टेंस की, बेकोफेन ने भी सोशल एक्सेप्टेंस की, या एक पैटर्निटी, सोशल एक्सेप्टेंस और पैटर्निटी के लिए इंपॉर्टेंट रिचुअल के तौर पे इसको देखा है कोवैड को। दोनों ने, ये दोनों के बीच में कॉमन है, लेकिन पहला जो व्यू था, पॉइंट था टाइलर का, वो फ्रेजर के काफी करीब था, जहां पर इसको सिंपैथेटिक मैजिक के तौर पे देख रहे थे कि फादर जो है और जो बर्थ लेने वाला चाइल्ड है उसके बीच में एक लिंक है, क्लोज एसोसिएशन है। तो फादर वहां पर अब्सटेन कर रहा है, रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो कर रहा है, सो दैट वो चीज बच्चे के बीच में ना आए, वो चीज बच्चे के बीच में ना आए। बट लेटर अपनी इस पोजीशन को टाइलर साहब ने खुद भी अबेंडन कर दिया था, छोड़ दिया था। उन्होंने कहा कि नो, आई डू नॉट नो मोर स्टैंड विद दिस पॉइंट ऑफ व्यू, और ये वापस से अपने इस आइडिया के ऊपर, जो कि बेकोफेन से सिमिलर था, उसके ऊपर पहुंच जाते हैं कि बेसिकली कोवैड क्या है, सोशल एक्सेप्टेंस और पैटर्निटी रिचुअल को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है ना। जो कि बेकोफेन ने क्या कहा था कि सेक्सुअल प्रोमिस्क्यूटी थी, ये नहीं पता था कि कौन फादर है। मदर का तो पता है, मदर बर्थ दे रही है तो वो तो पता है कि मदर कौन है, पर फादर कौन है इतने सारे लोगों में से, रैंडम लोगों में से, वो नहीं पता है। तो उसके लिए यह क्या होता था, एक सोशल एक्सेप्टेंस दिलवाने के लिए, पैटर्निटी के करवाने के लिए रिचुअल के तौर पर, कस्टम के तौर पर किया जाता था। और टाइलर भी इसी चीज के साथ रहे। अब इसके बाद में मेलिनोस्की आ जाते हैं, जो कि फंक्शनल स्कूल ऑफ एंथ्रोपोलॉजी को बिलोंग करते हैं। लास्ट लेक्चर में भी मेलिनोस्की का जिक्र हुआ था, काफ़ी इंपॉर्टेंट इनकी पर्सनैलिटी है, बहुत डिटेल में इनके ऊपर बात नहीं करेंगे। फंक्शनल स्कूल को आप जानते हो कि हर चीज़ को कहती है कि फंक्शनल, अगर कोई भी चीज़ एग्जिस्ट कर रही है सोसाइटी में, कल्चर है या कोई भी चीज़ है, रिलीजन है, उसका कोई रोल है, उसका कोई फंक्शन है। बिना फंक्शन के दुनिया में बिना मतलब के कोई भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो बेसिकली जो फंक्शनल स्कूल ऑफ थॉट है, ये कोवैड को किस प्रकार से देखता है, फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू, ये भी इसको एक पैटर्निटी रिचुअल के तौर पे देख रहा है, पैटर्निटी रिचुअल के तौर पे देख रहा है ना। और इसको करने का मतलब क्या है कि आप फादरहुड को एंड सोशल रिकॉग्निशन को गेन कर रहे हो। तो फंक्शन इन्होंने यहां पर बताया। अब जब हम इस फंक्शन को देखते हैं तो ये क्वाइट सिमिलर लगता है विद दैट ऑफ बेकोफेन एंड दैट ऑफ टाइलर, बट एक्चुअली ये सिमिलर होते हुए भी ही रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ कोवैड एज अ सर्वाइवल। इन्होंने कहा कि कोवैड किसी भी प्रकार का सर्वाइवल नहीं है, रेमिनेंट ऑफ द पास्ट नहीं है। वो जो मेट्रियार्कल पेट्रियार्कल ट्रांजिशन की बात थी, उसके ऊपर ये एग्रीमेंट नहीं दे रहे थे। इंस्टेड इन्होंने इसको एक रिचुअल ऑफ एंजाइटी के साथ एसोसिएट करके देखा। ये फंक्शनलिस्ट जो थे, इवन फॉर दैट मैटर स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट लाइक रेडक्लिफ ब्राउन, ये कई बार क्या देखते थे, कई प्रकार के जो रिचुअल होते हैं, जैसे कि कोवैड क्या है, हमने शुरुआत में डिस्कशन किया मल्टीपल टाइम, कोवैड एक रिचुअल के तौर पे, कस्टम के तौर पे आप देख रहे हो। तो रिचुअल का इन्होंने एनालिसिस किया है कि रिचुअल का फंक्शन होता क्या है। तो उन्होंने कहा कई बार जो रिचुअल का फंक्शन होता है वो एंजाइटी को रिड्यूस करना होता है, और ऑल्दो बर्थ को मदर को देना है, बट अनसर्टेन इवेंट है ना। एंजाइटी क्यों आ रही है, अनसर्टेनिटी ऑफ द आउटकम के कारण, कि परिणाम क्या होगा, हम यूपीएससी देने जा रहे हैं, हम पास होंगे कि नहीं होंगे, अनसर्टेनिटी है ना। तो आप एग्जाम देने जा रहे हो, यू आर गोइंग टू गिव द एग्जामिनेशन, बट दैट अनसर्टेनिटी, दैट फियर, दैट एंजाइटी इवन रिसाइड्स इन द हेड ऑफ योर पेरेंट्स। रिजल्ट आता है तो सिर्फ आप चिंतित नहीं होते हो, पेरेंट्स भी वहां पर इक्वली चिंतित होते हैं। क्यों? बिकॉज दे आर एसोसिएटेड विद यू। सो ऑल द फीमेल इज गोइंग टू गिव द बर्थ एंड नेचुरली द एंजाइटी शुड बी रेस्टिंग विद द फीमेल, बट जो फादर बनने वाला है उसके साथ भी आउटकम क्या होगा,
प्रेगनेंसी होगी सक्सेसफुल कि नहीं होगी, क्या होगा, कैसे होगा, इसको लेकर के काफ़ी एंजाइटी होती है। और इस एंजाइटी को दूर करने के लिए वो रिचुअल का इस्तेमाल करते हैं, और कोवैड इसी प्रकार का एक रिचुअल है। तो इन्होंने एक फंक्शनलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इसका एनालिसिस किया है। अब इसी चीज़ को असर्टेन करने के लिए, इसी चीज़ को व्यक्त करने के लिए, बताने के लिए, इनके जो एक आर्क राइवल हैं जिनका नाम है रेडक्लिफ ब्राउन। रेडक्लिफ ब्राउन इज एसोसिएटेड विथ स्ट्रक्चरल फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू, और इनकी नोकझोंक टॉम एंड जेरी की तरह चलती रहती है। हमने एक वीडियो भी किया इनके ऊपर, प्लेलिस्ट में आप देखोगे, थ्योरीज वाली प्लेलिस्ट में तो डिस्कस किया, टॉम एंड जेरी की तरह फाइट चल रही होती है। ऑल्दो इनके पॉइंट्स कंक्लूजन में आप आकर के देखते हो तो बाउंड्रीज बिल्कुल ब्लर लगती हैं, बट अपने आप को और अपनी आइडेंटिटी को, अपने स्कूल ऑफ थॉट को डिफ्रेंशिएट करने के लिए फ्रॉम द स्कूल ऑफ थॉट ऑफ टाइलर, इन्होंने एक नया स्कूल ही खड़ा कर दिया जिसको आप स्ट्रक्चरल फंक्शनल स्कूल कहते हो, है ना। लेटर एक्सचेंजेस इनका बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब टाइलर साहब की तो 40s के शुरुआत में ही डेथ हो गई, 42 या 44, आई बिलीव 42 में डेथ हो गई थी। ये तो लंबे समय तक चले रहे। तो काफ़ी लेटर एक्सचेंजेस भी जो है जहां पर ये तीखी नोक झोंक इनके बीच में आपको देखने को मिल रही होती है। और वो कहते भी हैं मेलिनोस्की के बारे में कि मेलिनोस्की कैन बी कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ द थ्योरी ऑफ नीड, बट सर्टेनली ही इज नॉट द फादर ऑफ द स्कूल ऑफ फंक्शनलिज्म विच इज एसोसिएटेड विद हिज नेम। आज फंक्शनलिज्म इज ऑलमोस्ट equal to Malinowski for many of the people and many of the learners in the modern society, but ये कहते हैं कि नहीं, है ना, बिल्कुल ऐसा नहीं कह सकते हो। हम कॉम्टे को एसोसिएट करेंगे वहां पर, हम टैलगट पार्सन्स को वहां पर कह सकते हैं, इनफैक्ट मोर देन दैट हम हर्बर्ट स्पेंसर को कहेंगे, बट टाइलर को हम फादर ऑफ फंक्शनलिज्म नहीं कह सकते। तो ये तकरार के ऊपर हम कभी और बात करेंगे, एक वीडियो में किया भी हुआ है, ब्रीफली डिस्कस भी किया हुआ है इनके बीच की तकरार को। तो अपने पॉइंट को, ये भी इन्होंने भी रिचुअल एनालिसिस, इन्होंने भी वो जो रिचुअल है उसको एक स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा था, और अपनी बात को टाइलर से अलग करने के लिए अपने एथनोग्राफिक वर्क को भी कोट करते हैं जो इन्होंने कंडक्ट किया था किसके बीच में, अंडमान आइलैंडर्स के बीच में, अंडमान आइलैंडर्स के बीच में, है ना। इंडियंस ने बहुत सारे वर्क कंडक्ट किए लेट फेज के अंदर में आकर के इंडियन ट्राइब्स के ऊपर, पर शुरुआत में आप देखते हो तो मोस्ट ऑफ द वर्क आपको फॉरेन जो कॉलोनियल एथनोग्राफर्स हैं या फिर फॉरेन कंट्रीब्यूटर्स अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं उनके द्वारा करते हुए आपको देखने को मिला। बहुत अच्छा एग्जांपल इसका टोडाज ऑफ द नीलगिरी हिल्स, जिसके ऊपर WHR रिवर्स ने वर्क किया, और उस वर्क को 1906 में एज मोनोग्राफ के तौर पे उन्होंने पब्लिश भी किया। ठीक है, इवन ड्यूरिंग द फेज ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल बहुत सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, फॉर एग्जांपल वेरियर एल्विन है, वो काम कर रहे हैं गोंड्स के ऊपर एंड लॉट ऑफ अदर ट्राइब्स के जिसके ऊपर उन्होंने काम किया। क्रिस्टोफर वेन हाइमनडॉर्फ है, नागास के ऊपर काम किया उन्होंने, है ना। रेडीज ऑफ द बाइसन हिल करके उनका वर्क आया, रेडीज के ऊपर उन्होंने काम किया। अगरियाज के ऊपर वो काम करते हुए आपको देखने को मिलता है। बहुत सारी ट्राइब के ऊपर उन्होंने भी काम किया, है ना। तो अंडमान आइलैंडर्स के ऊपर, जो अंडमान की ट्राइब्स हैं उनके ऊपर, ये देखिए आप, एक इमेज भी मैंने वहाँ पर लगाई हुई आपको रिलेट करवाने के लिए, एक वर्क को कंडक्ट किया और कोइंसिडेंटली इसको पब्लिश भी करवाते हैं टाइलर के साथ। इन लोग के वर्क पहले ही कंडक्ट हो गए थे। फॉर एग्जांपल टाइलर का जो वर्क था, सॉरी मेलिनोस्की का जो वर्क था, अगर मैं टाइलर बोला हूँ बीच में एक दो लाइन में तो माफ़ कीजिएगा, गलती से वो नाम निकला होगा। मेलिनोस्की का जो वर्क है वो भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय में हुआ था, बट वो पब्लिश कब होता है, पब्लिश होता है वो बाद में जाकर के 1922 में मेलिनोस्की का वर्क जो था। एंड सिमिलरली इनका भी जो वर्क है आपको रेडक्लिफ ब्राउन का, ये भी 1922 में पब्लिश होते हुए देखने को मिलता है। और यहाँ पर उन्होंने बताया कि जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो ड्यू टू द फियर, ड्यू टू द एंजाइटी, जो मेन है अंडमान आइलैंड पे रहने वाले ट्राइब के, जनजातियों के, उनके बीच में भी इस तरीके के सिंपैथेटिक प्रेगनेंसी के इवेंट, इमिटेटिव प्रेगनेंसी के इवेंट आपको देखने को मिल रहे होते हैं। इनफैक्ट प्रेगनेंसी के इवेंट का जिक्र इन्होंने डायरेक्टली नहीं कहा, इन्होंने कुछ जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उसके टर्म में यहाँ पर डिस्क्रिप्शन किया हुआ है। इसी चीज़ को, ये रिचुअल वाली जो एनोलॉजी है, इसको आगे ले जाते हुए मैरी डॉगलस नाम की एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट है जो कि बेसिकली एसोसिएटेड है सिंबॉलिक स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यूज़ के, इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इमाइल दरखाइम से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड आपको देखने को मिलती हैं, है ना। इमाइल दरखाइम से काफ़ी इंस्पायर्ड आपको देखने को मिलती हैं, और कंपैरेटिव रिलीजन के ऊपर इनकी एक अच्छी खासी पकड़ थी। रिलीजन का कंपैरिजन जो है, कंपैरेटिव एनालिसिस उन्होंने काफ़ी अच्छा किया था, और इनका एक वर्क है, लैंडमार्क वर्क माना जाता है, दैट इज प्योरिटी एंड डेंजर, है ना। मैरी डॉगलस का अभी आपको ये वर्क हम यहाँ पर दिखाते हैं, प्योरिटी एंड डेंजर। ये किताब आपको देखने को मिल रही है जो कि मैरी डॉगलस की एक इंपॉर्टेंट किताब मानी जाती है। ठीक है, चलिए आपने देख लिया, इसको यहां पर ऐड नहीं करते हैं,
कोई मतलब नहीं उसको ऐड करने का, क्योंकि उसके अंदर में इन्होंने बात नहीं की। इन्होंने भी कोवैड का एक रिचुअलिस्टिक एनालिसिस बेसिकली बताया हुआ है। ये बेसिकली रिचुअल की इंपॉर्टेंस के ऊपर बात करती है और कहती है कोवैड जैसी प्रैक्टिसेस का भी यही सिग्निफिकेंस होगा। ये कह रही है कि कई सोसाइटी में जहां पर फैमिली स्ट्रक्चर जो आपको देखने को मिलता है, या फिर मोर इंपॉर्टेंटली जो मैरिज का स्ट्रक्चर है, जो मैरिज का स्ट्रक्चर है ये आपको वीक देखने को मिलता है, वहां पर रिचुअल जो है वो एक बाइंडिंग एजेंट के तौर पे काम करते हैं। वो एक बाइंडिंग रोल यानी कि बांध के रखने का काम करते हैं, और मेल और फीमेल के बीच में वो जो बॉन्डिंग है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। कोवैड को कई बार इस तरह से भी देखा जाता है कि इसका रीज़न क्या है, मेल और फीमेल के बीच में एक प्रेम के संबंध को दर्शाना, अफेक्शन को, लव को दर्शाना, कि मेल अपने उस सिंपैथेटिक बिहेवियर के थ्रू, उस कस्टम के थ्रू और जो रिस्ट्रिक्शन से फीमेल गुजर रही है उससे गुजर के ये दिखा रहा है कि आई एम एम्पैथेटिक टुवर्ड्स यू, आई एम ऑल्सो विलिंग टू अंडरगो दोज टाइप ऑफ स्टेजेस, दोज टाइप ऑफ। तो ये मेल और फीमेल के बीच में, हस्बैंड और वाइफ के बीच में बेसिकली क्या करता है, एक कोहेजन को एस्टैब्लिश करता है। तो एक बाइंडिंग फोर्स का काम कर रहा है ऐसी सोसाइटीज में जहां पर स्ट्रक्चर यूजुअली मैरिज का मूलतः वीक देखने को मिलता है। लास्टली साइको एनालिटिकल जो अप्रोच है वो भी यहां पर काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है ना। और इस अप्रोच के साथ जब भी इसका नाम आएगा, सिगमंड फ्रॉइड इज इनएविटेबल, इनका नाम तो आप लोग ही लोगे, है ना। अब सिगमंड फ्रॉइड की कई सारी किताबें हैं और काफ़ी ज़्यादा इन्होंने अटेम्प्ट किया है टोटम और टैबू के एनालिसिस पे। वैसे इनका एक वर्क है टोटम एंड टैबू, बुक ही का नाम है टोटम एंड टैबू, जो कि पब्लिश होती है 1930 पे। मोस्ट ऑफ द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कोवैड बाय द साइको एनालिटिकल स्कूल इज बेस्ड अपॉन दी टोटम एंड टैबू। फ्रॉइड साहब ने नहीं किया, बट इनके जो फॉलोअर्स है जो कि साइको एनालिटिकल स्कूल से बिलोंग करते हैं, उन फॉलोअर्स ऑफ फ्रॉइड ने फ्रॉडियन अप्रोच को यहां पर अपनाया और इनकी 1913 की टोटम एंड टैबू की जो किताब है उसको बेस बना करके इंटरप्रिटेशन किया कोवैड की प्रैक्टिस का, जहां पे ये क्या कह रहे होते हैं कि बेसिकली ये कोवैड को मेल क्यों दिखा रहे हैं, ये विमेन की तरह वो क्यों एक्ट कर रहे हैं, ताकि एक इम्प्रिंटिंग वहां पर कर सके। में जो बर्थ होने जो चाइल्ड जिसका बर्थ होने वाला है उसके प्रति अपने फादरहुड को एज अ मदरहुड वो एस्टैब्लिश कर पाए, है ना। और जिसकी वजह से फ्यूचर में अगर किसी प्रकार का ओडीपल कॉन्फ्लिक्ट होने की अगर चांसेस होगी तो वो वहां पर क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ओडीपल कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। अब मोस्टली आपको पता होगा ओडीपल कॉन्फ्लिक्ट, जिनको नहीं पता है, एक ओडीपस कॉम्प्लेक्स है जिसके ऊपर सिगमंड फ्रॉइड का एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है ना, जिसको लेवी स्ट्रॉस भी यूज करते हैं अपने स्ट्रक्चरल एनालिसिस ऑफ द मिथ के अंदर में। ये बेसिकली क्या है, स्टोरी आपको देखने को मिलती है, स्टोरी देखने को मिलती है ओडीपस कॉम्प्लेक्स की जो स्टोरी है, कभी हम उसका जिक्र करेंगे। लेवी स्ट्रॉस का जो वीडियो हमारा पड़ा उसके अंदर में भी उसका हमने जिक्र किया हुआ है। तो ओडीपस कॉम्प्लेक्स अगर शॉर्ट में कहूं तो ये दिखाता है टेंशन, राइवलरी, है ना, बिटवीन द फादर एंड द सन, जहां पर फादर और सन एक दूसरे के दुश्मन है। और इसके मल्टीपल वर्जन, मल्टीपल मिथ्स आपको समाज में घूमते हुए देखने को मिल रहे हैं ओडीपस कॉम्प्लेक्स के। तो बेटे के अंदर फादर के प्रति, फादर को एक एनिमी के तौर पे देख रहा है और मारना भी चाह रहा है ना। ओडीपस मिथ के अंदर में वो किल कर देता है, जो सन होता है वो अपने फादर को किल कर देता है वहां पर। ऑलराइट, सो इसी प्रकार की टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट जो फादर एंड सन के बीच में होती है उसके चांसेस को कम करने के लिए फादर इस प्रकार के टैबू रिस्ट्रिक्शन के अंडर को जा रहा है और वहां पर एसोसिएट कर रहा है अपनी पेटर्निटी को विद द चाइल्ड, है ना, एक मदर इंप्रिंट वहां पर देने की कोशिश कर रहा है ताकि ये जो ओडीपल कॉन्फ्लिक्ट है फ्यूचर में जो हो सकता है उसके चांसेस खत्म हो जाए। दूसरा एक और इसका एसोसिएशन है कि जो फादर है वो जब चाइल्ड का बर्थ हो रहा है तो चाइल्ड को अपने फादर के तौर पे, क्योंकि वो फादर है ना, वो भी कभी सन था तो उसकी भी अपने फादर से दुश्मनी रही होगी, वो कॉन्फ्लिक्ट उसके दिमाग में भी था। तो बर्थ होने वाले मेल चाइल्ड को वो कैसे देख रहा है, बर्थ होने वाले मेल चाइल्ड को वो अपने फादर से रिलेट कर रहा है और उसके अंदर में उसको मारने की इच्छा है, खाने की, डिवोर करने की इच्छा है ना। क्या करने की इच्छा है, डिवोर करने की इच्छा आपको देखने को मिल रही है। और इस डिवोर करने की जो इच्छा होती है उसको उसके गिल्ट के तौर पे, इस डिवोर करने की, मारने की, खाने की जो इच्छा है, इसके गिल्ट के तौर पे यूजुअली फादर क्या कर रहा है, जो फास्टिंग है, जो डाइट की वहाँ पर फास्टिंग है, खाना नहीं खा रहा है, मदर की तरह कई सारी चीज़ें अबैंडन की, इनफैक्ट टोटली फास्टिंग कर दी। तो उसका रीज़न क्या है, वो गिल्ट है। क्योंकि ओडीपस कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, जब फादर को मार देता है तो उसको लगता है बाद में कि तो उसने गलत कर दिया, उसको अपनी गलती का एहसास होता है, गिल्ट उसको फील होता है और वो इसलिए क्या करता है कि टोटम की वहाँ से शुरुआत होती है। इन्होंने फिर बताया कि वो एक
प्लांट को, एक एनिमल को वहां पर डेजिग्नेट कर देता है कि ये रिप्रेजेंटेटिव है इसके फादर की सोल आज से इसी चीज के अंदर में, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, बेसिकली उस टोटम के अंदर में, है ना। और उस टोटम की सब लोग रिस्पेक्ट करेंगे, अगर किसी ने भी उसको हार्म किया तो उसको मृत्यु दंड मिलेगा, और सारे लोग क्या करेंगे, उसके तरफ एक रेवरेंट एटीट्यूड को रखेंगे। तो वो क्या था, उसका गिल्ट था। तो सिमिलरली यहां पर भी डिवोर करने की इच्छा है, मारने की इच्छा है, और वो जब फादर को रियलाइज हो रहा है कि इसका गिल्ट है, तो उस गिल्ट के तौर पर वो फास्टिंग कर रहा है, फूड की रिस्ट्रिक्शन को कर रहा है। बट यहां पर एक चीज थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो जाती है कि कोवैड मेल और फीमेल के बर्थ के बीच में डिफरेंशिएशन को नहीं देखता है। कोवैड इज नॉट सीइंग द डिफरेंशिएशन बिटवीन द मेल एंड द फीमेल बर्थ। तो कोवैड कई सोसाइटीज़ में आपको देखने को जहां पर भी मिला है, फॉर एग्जांपल सदर्न अमेरिका के कई सारे जगहों पर इसको रिपोर्ट किया गया। आज भी कई सारे इंपॉर्टेंट, फॉर एग्जांपल मेट्रॉक्स जो है ना, मेट्रॉक्स नाम के एक ऑथर हैं, उन्होंने कहा है कि साउथ अमेरिकन में आज भी इंडिजिनस कम्युनिटीज़ हार्डली आपको देखने को मिलेगी जिनके बीच में ये प्रथा अभी भी ना हो। वो थोड़ा सा हो सकता है डिक्लाइनिंग फॉर्म में हो, बट एग्जिस्ट करते हुए आपको देखने को मिलेगी इंडिजिनस कम्युनिटीज़ के बीच में। कई सारे लोग आपको मेरे ख्याल से मिलेंगे कहते हुए कि ये प्रथा अब जा चुकी है, बट इसका एग्जिस्टेंस है। वो वेल रेड हो सकता है ना हो, उन्होंने सोर्सेस को रेफर ना किया हो, इसलिए आपसे ऐसी बातों कह रहे हैं, बट इसका एग्जिस्टेंस कई समाज के अंदर में अभी भी है, एज पर द रिसर्चर जिन्होंने रिसर्च किया। मैंने तो नहीं देखा है, मैं तो नहीं गया हूँ, और संभवतः आपने भी नहीं देखा होगा, बट रिसर्चर्स का ये कहना है जिन्होंने इसके ऊपर वर्क किया है, एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज की है, लेटली एज लेट एज 21st सेंचुरी 2006-2004 तक तो इसका एग्जिस्टेंस था। तो आज 20 साल बाद वो डिक्लाइनिंग फेज में जरूर होगा, हम ये कह सकते हैं, बट पूरी तरीके से समाप्त हो गया ऐसा नहीं हो सकता है, रेमिनेंट के फॉर्म में कई जगहों पे अभी भी होगा। तो ये साइको एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फिनोमेना ऑफ कोवैड आपको बता रही है ना, कोविड नहीं कोवैड आपको वहां पर बता रही है। क्लियर है? सो आई होप ये कंसेप्ट और ये जो डेप्थ जिसके साथ हमने ये अंडरस्टैंडिंग को लेने की कोशिश की है वो आपको समझ में आई होगी, और आप मल्टीपल पर्सपेक्टिव से इसका एनालिसिस कर सकते हो। ये तो हो गया स्कॉलरली क्लासिकल इंटरप्रिटेशन, पर अगर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू, है ना, खुद का अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू आप लगा करके देखना चाहो तो कई सारे डायमेंशन है। फॉर एग्जाम्पल ये एक सिंबलिज्म के साथ भी इसको आप जोड़ करके देख सकते हो, जहां पर किसी भी सोसाइटी के अंदर में आप देखते हो कि जो पेटर्निटी होती है काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो प्रोजनी है, जो ऑफस्प्रिंग है, ये इसकी सिग्निफिकेंस कई ज्यादा है। कई सिंपल सोसाइटी में ऑफस्प्रिंग जो है वो डायरेक्टली स्टेटस के साथ जुड़ा है, यानी कि आपकी स्टेटस उतनी है जितने आपके ऑफस्प्रिंग है, और ज्यादा ऑफस्प्रिंग कब होंगे, जब आपकी फर्टिलिटी ज्यादा होगी। फर्टिलिटी का मतलब, अगर आप लोग जर्नल स्टूडेंट्स हो और आप लोग साइंस के बच्चे नहीं हो, साइंस में भी खासकर अगर आपने रिप्रोडक्टिव डेमोग्राफिकल पार्ट को नहीं पढ़ा है, या फिर एंथ्रोपोलॉजी में अगर आपने फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का फर्टिलिटी का चैप्टर नहीं पढ़ा है, तो आई थिंक कि आपकी फर्टिलिटी के ऊपर जो परिभाषा आपके दिमाग में होगी वो गलत है। फर्टिलिटी इज नॉट व्हाट यू थिंक एंड व्हाट द सोसाइटी थिंक्स, वो जो टीवी मूवी में बताया था। फर्टिलिटी इज टोटली डिफरेंट थिंग। फर्टिलिटी इज नॉट इनकॉम्पिटेंस या इम्पोटेंसी। फर्टिलिटी का जो वेरिएबल है, इट इज कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, कितने लाइव बर्थ हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि गैमीट प्रोड्यूस हो रही कि नहीं हो रही, उसके लिए टर्म यूज होता है फेकंडिटी। जब भी फर्टिलिटी का टर्म यूज हो रहा है, इट इज बेसिकली फॉर व्हाट, फॉर दी लाइव बर्थ, नंबर ऑफ लाइव बर्थ। तो कई सोसाइटीज में ऑफस्प्रिंग जो है, नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग जितने ज्यादा है उतना ज्यादा स्टेटस। क्यों? क्योंकि हमारी तरह सिंपल सोसाइटीज में फादर मदर कॉर्पोरेट सेक्टर में, मैकेंजी के अंदर में या फिर माइक्रोसॉफ्ट के अंदर में, है ना, इन कंपनियों के अंदर में काम नहीं कर रहा और बच्चा वहां पर पढ़ नहीं रहा है, वो सिर्फ उसका काम पढ़ना याशी करना नहीं है। जो चाइल्ड है उसका भी एक कंट्रीब्यूटिंग पार्ट है इन द सोसाइटी एंड द सोशल इकोनॉमी। सो इट इज सेड कि सिंपल सोसाइटी में द फैमिली इज द यूनिट ऑफ प्रोडक्शन एंड द फैमिली इज द यूनिट ऑफ कंजम्पशन। यानी एग्रीकल्चर कर रहे हो तो पूरी फैमिली उस पर उसका इनपुट है, सब लोग मिलकर के काम कर रहे हैं। महिला कुछ कर रही है, बच्चे कुछ कर रहे हैं, पिता कुछ कर रहा है और बाकी लोग कुछ और कर रहे हैं, और कंज्यूम भी वो खुद ही कर रहे हैं। मतलब क्या है कि वो उसको मार्केट लेवल सिस्टम वहां पर नहीं है, सेल्फ कंजम्पशन के लिए है, उसको आप मार्केट नहीं करो, बेच नहीं रहो, मार्केट इकोनॉमी वहां पर आपको देखने को नहीं मिल रही। सो ऐसी सोसाइटी में जितने ज्यादा आपके पास लोग होंगे, मेंबर्स होंगे, उतना ज्यादा क्या होगा, आप एफर्ट्स को ला सकोगे, उतनी अधिक प्रोडक्टिविटी होगी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट प्रोडक्टिविटी, कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ, कोई वॉरफेयर हुआ, लड़ाई हुआ स्कैरसिटी में, क्योंकि आपके पास ज्यादा सरप्लस के ऊपर रिलाय नहीं कर रहे हो, आप उसको मार्केट नहीं कर रहे हो, तो पैसे उसे का भी कोई लेन देन यहां पर बहुत ज्यादा नहीं है, सेल्फ सफिशिएंसी देखने को मिल रही है। तो कोई स्कैरसिटी होगा तो वहां पर एक दूसरे जो ग्रुप होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, अटैक करते हैं, दूसरे की चीज को चोरी करने की, उठाने की कोशिश करते हैं। पेस्टोरल सोसाइटीज लाइक नोअर्स एंड ड्रिंकार्स के बीच में भी इवांस प्रिचर्ड ने इस चीज को, जो वॉरफेयर है, कैटल वॉरफेयर, इसको रिपोर्ट किया है। तो ये वॉरफेयर होगी, और वॉरफेयर में जितने ज्यादा लोग उतनी ज्यादा आपकी शक्ति, जितने लोग उतना बल, है ना, मोर द मेंबर्स द मोर द बेटर। सो ऑफस्प्रिंग इज सीन एज द स्टेटस सिंबल, और जितने आपकी फर्टिलिटी होगी उतना स्टेटस आपका ज्यादा होगा, क्योंकि उतनी ज्यादा ऑफस्प्रिंग होगी, है ना। अब इस फर्टिलिटी को डेजिग्नेट करने के लिए कई प्रकार के इन समाज के अंदर में सेरेमोनियल
सेरेमोनियल राइट्स आपको देखने को मिलेंगे, कई प्रकार के सेरेमोनियल राइट्स आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि जब ये फर्टिलिटी के साथ एसोसिएटेड जो वेरिएबल है दैट इज कॉल्ड एज मेनार्क, जब फीमेल के बीच में मेनार्क आएगा, स्टार्ट ऑफ या ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो जब होगा तो उसको सेलिब्रेट किया जाता है कई प्रकार के राइट्स के साथ। और कई समाज में कई सारे टैबूज भी हैं, है ना। गोंड्स की कई सारी जो ट्राइब्स आपको देखने को मिलेंगे इंडिया में, एंड अ लॉट ऑफ अदर ट्राइबल ग्रुप्स इन द सेंट्रल ईस्टर्न इंडिया, वहाँ पर क्या किया जाता है कि जो अर्लियर रिपोर्टेड थी, जो अर्लियर एथनोग्राफिक वर्क है, अभी वो चीज़ है नहीं है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। मॉडर्न एजुकेशन और मॉडर्नाइजेशन का, अर्बनाइजेशन का इंपैक्ट पड़ा होगा, बट जो अर्लियर एथनोग्राफ्स मौजूद हैं वो क्या बताते हैं कि फीमेल को जब भी वो मेनार का इवेंट आ रहा है तो सेरेमोनियल रिचुअल किए जा रहे हैं, कई प्रकार के राइट्स को किया जा रहा है ना। और उस सेलिब्रेशन के बाद फीस्ट भी अरेंज किया जाता है, फीस्ट के लिए कई बार लोन भी लिया जाता है मनी लेंडर से, उसके इतने बड़े पैमाने पे किया जाता है, तो इट इज अ बिग थिंग फॉर देम सेलिब्रेट करना। और उसके बाद फीमेल हैज टू गो थ्रू सर्टेन रिस्ट्रिक्शन, उसको अलग कमरे में जहां पर वेंटिलेशन नहीं है, विंडो नहीं है, डार्क कमरा है, अनहाइजेनिक कमरा है, वहां पर रख दिया जाता है विद अदर कोहर्ट्स, यानी कि और भी फीमेल जो साथ में उसके जन्मी होंगी, साथ में लगभग सेम समय पे अगर उनका मेनार्क स्टार्ट हो रहा है, जरूरी नहीं है कि साथ में जन्मी है तो साथ में मेनार्क है, डिफरेंस 10 महीने का हो सकता है, 2 साल का डिफरेंस भी कई बार देखने को मिल सकता है। मोनोजाइगोटिक ट्विंस के बीच में 2 महीने का होता है, डायजाइगोटिक सिबलिंग्स के बीच में 8 से 10 महीने का होता है, अनरिलेटेड इंडिविजुअल के बीच में मोर देन 1 ईयर का भी आपको देखने को मिल सकता है। यूजुअली ग्लोबल जो लोएस्ट एज मानी जाती है वो 11.2 मानी जाती है, हाईएस्ट जो है वो 13.4 के आसपास मानी जाती है। सो इसके बीच में कहीं भी मेनार्क का इवेंट आ सकता है। जो स्टडीज की कंडक्ट की गई है, बहुत सारी डेमोग्राफिक स्टडीज, वो ये बताती हैं कि जैसे जैसे फर्टिलिटी में बढ़ावा देखने को आपको मिल रहा है, वैसे वैसे एज ऑफ जो मेनार्क है वो कम होता जा रहा है, ठीक है, क्योंकि बेटर न्यूट्रिशनल स्टेटस आपको देखने को मिल रहा है, बेटर न्यूट्रिशनल स्टेटस आपको देखने को मिल रहा है। तो ऐसे सेलिब्रेट कई बार जेनिटल म्यूटिलेशंस भी किए जाते हैं, जेनिटल म्यूटिलेशन भी किए जाते हैं इसको क्या करने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए। तो ये एक बड़ा इवेंट है, यानी कि टोटली आप देखोगे कि जो ऑफस्प्रिंग है इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर मदर के साथ तो वो राइट्स को किया ही जा रहा है, बट मेल है उनको भी तो अपनी इंपॉर्टेंस को सीख करना है, उनको भी तो अपने जो फादरहुड है उसके थ्रू अपनी रिकॉग्निशन को, अपनी रिस्पेक्ट को वहाँ पर गेन करना है। तो जो ऑफस्प्रिंग है उसके टर्म में जो फादरहुड का आइडिया है, जो फादरहुड की जो सिग्निफिकेंस का आइडिया है, ये करने के लिए कई बार कोवैड को देखा जाता है कि इट इज़ अ सिंबॉलिक वे ऑफ डिमॉन्स्ट्रेटिंग दैट, यानी कि फादर फीमेल के साथ तो सेरेमोनियल राइट्स हो रहे हैं, सेलिब्रेट किया जा रहा है, कई प्रकार की चीज़ें की जा रही है ना, बट मेल का तो वहाँ पर कोई योगदान नहीं है, क्योंकि मेल का ना मेनार्क आ रहा है, न मेल की फर्टिलिटी से मेल का ना मेनार्क आ रहा है और ना ही मेल वहाँ पर ऑफस्प्रिंग को बर्थ दे रहा होगा। तो मेल क्या करेगा, वो तो खाली बैठा रहेगा, उसका स्टेटस का क्या, उसकी रिस्पेक्ट का क्या। तो एक सिंबॉलिक जेस्चर के तौर पर भी आप इसको देख सकते हो कि मेल जो है इस प्रैक्टिस को करके, इस कस्टम को करके अपनी सिग्निफिकेंस को क्या करना चाह रहा है, सोसाइटी के अंदर में रिकॉग्नाइज कराना चाह रहा है, सोसाइटी के अंदर में रिकॉग्नाइज कराना चाह रहा है। तो दैट इज ऑल्सो वन एस्पेक्ट। अब अगर आप में से कुछ लोग BSc वगैरह वाले हो तो आप मेरे ख्याल से 4th-5th सेमेस्टर के अंदर में इथोलॉजी को पढ़ते होगे, है ना। इथोलॉजी यानी कि एनिमल बिहेवियर, कुछ बहुत ही खराब किताबें हैं जिसको शायद आप, बहुत एरर वाली किताबें हैं, बहुत ज़्यादा एरर तो नहीं है बट अच्छे खासे कंसेप्चुअल एरर है। फॉर एग्जांपल अग्रवाल साहब की किताब है, VK अग्रवाल साहब की, रीना माथुर जी की किताब है, एंड लॉट ऑफ अदर पीपल। सो यूजुअली आपको फॉरेन जो ऑथर्स हैं उनको रेफर करना चाहिए। कंसेप्ट काफ़ी ल्यूसिड वे में पढ़ाए गए होते हैं, बताए गए होते हैं, एंड एरर्स बहुत कम होते हैं, क्योंकि पब्लिकेशन कॉस्ट, ऑथर्स के में कोई कमी नहीं है, ऑथर्स बहुत ही अच्छे हैं, और ऑथर्स और जो टीचर्स हैं उनकी वहाँ पर कोई गलती नहीं है, बट पब्लिकेशन एरर मल्टीपल टाइम देखने को मिलता है। कभी कभी ऑथर की भी गलती हो सकती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ अ पब्लिकेशन एरर, है ना, कि पब्लिकेशन हाउस मैग्रो हिल नहीं है, वो पेंगुइन नहीं है ना, हार्पर कॉलिंस नहीं है, तो वो उतनी बड़ी टीम जो होती है उनके पास, मल्टीपल लेवल पे जो चेक्स होते हैं वो वहाँ पर मौजूद नहीं हो पाता। सो इथोलॉजी के ऊपर भी आप किताब को पढ़ते होगे तो वहाँ पर आपने इम्प्रिंटिंग के कंसेप्ट को पढ़ा होगा, जिसके लिए ऊपर एक वर्क भी वहाँ पर, रिसर्च भी वहाँ पर कोट की गई है, जो कि गूज या फिर गीज जिसको आप कहते हो उसके ऊपर बताई गई है ना, कि जब उसका जन्म होता है उसको जो रिसर्चर होता है अपने साथ ले करके आया होता है, और जब वो हैच करने वाली होती है, बर्ड जो हैच करने वाली होती है, तो उसके आसपास कौन होता है, चिड़िया नहीं होती उसकी जगह पर, ये रिसर्चर होता है। तो ये इम्प्रिंटिंग हो जाती है कि उसको लगता है कि उसके जो पेरेंट, उसकी जो माँ है वो ये रिसर्चर है। बर्ड को ऐसा लगता है कि वो रिसर्चर उसकी माँ है, और जहां जहां रिसर्चर जाए वहां पर आपको ये बर्ड उसके पीछे पीछे जाते देखने को मिले। तो ये क्या इम्प्रिंटिंग है। तो कई बार फादर को रिकॉग्निशन के साथ साथ वो जो अपना एक इम्प्रिंट है वो भी बच्चे पे छोड़ना है। तो एक इम्प्रिंटिंग भी एक वजह हो सकती है, इम्प्रिंटिंग भी लार्जली बेसिकली एक वजह हो सकती है जिसके कारण ये चीज़ को किया जाता है, जिस वजह से इस चीज़ को किया जाता है।
है ना. So these are other areas, these are the other ways how you can try to understand the concept of COVAD. अगर आप इसी तरीके से इंटरलिंकिंग करते हो बेहतर तरीके से, तो बहुत चांसेस होते हैं कि आपका जो आंसर है वो काफ़ी होलिस्टिक होता है, वो रट्टाफिकेशन वाला नहीं होता है, और आप बाकी सारे बच्चों से जो कि पेपर को दे रहे हैं उनसे स्टैंड आउट करते हो. तो अब ये अप्रोच आएगी कैसे, क्योंकि आप सब अभी नए हो, तुरंत वो नहीं आ जाती. आपकी गलती नहीं है अगर ऐसे एनालिसिस अगर आपसे नहीं हो रहा है ना. उसके लिए आपको क्या ज़रूरत है कि आपको एक राइट गाइडेंस आपके पास होनी चाहिए. तो ये एक छोटा सा जो टॉपिक था, जो यूजुअली एक पन्ने में भी नहीं दिया होता है आपकी बुकों के अंदर में, जो इंडियन ऑथर्स के आप पढ़ते हो, उसको 1 घंटे में हमने हर एक पर्सपेक्टिव से एनालाइज किया. आई होप आपको ये एनालिसिस समझ में आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल भी होगा. यहाँ से इन्फ्रेंसेस को लीजिए, क्लैरिटी को फॉर्म कीजिए. कोई डाउट हो तो आप सोशल मीडिया पे मुझे पूछ सकते हो. क्लास में एनरोल्ड हो तो आप क्लास के अंदर में भी पूछ सकते हो. अगले वीडियो में एंथ्रोपोलॉजी एट फिंगर टिप्स लेक्चर 4 में हम किसी और एक टॉपिक का एक होलिस्टिक एनालिसिस वैल्यू एडिशन के साथ करेंगे.